Hi guys, welcome to the another lecture of this series, and we are covering MPPSC Mains Paper 2 Part B Unit 5. This is lecture 16 of this Unit 5. Sorry, not Unit 5 but whole of this series. ठीक है? Unit 5 का तो lecture 4 है ये. So today we are going to cover women about the women health education, and then we'll talk about the family health, family about all about family, then vital statistics. Okay. So without any further ado, let's just start the video. Okay. So, women health education. क्या ज़रूरत है वुमेन को हेल्थ केयर एजुकेशन के बारे में बताने की, हेल्थ के बारे में उनको अवेयर करने की? आपको ऑलरेडी पता ही होगा बिकॉज इन द अबव लेक्चर्स वी हैव स्टडीड सो मच अबाउट हेल्थ. ओके, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एम्पावरमेंट, हमने देखा कि हेल्थ के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं. ऑल ऑफ दैट स्टफ वी हैव कवर्ड. सो इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा अलग से नहीं है, वही सेम सेम चीज़ें रहेंगी. ओके, डिस्पाइट द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू universal education, India continues to have one of the lowest female literacy rates in Asia. In 1991, fewer than 40% of India's 330 million women aged 7 and above were educated, implying that over 200 million women remain illiterate today. तो आप ये देखो कि 47% अगर आपके मतलब 40% इंडिया में अगर 330 मिलियन वुमेन हैं, तो उसमें से 40% जो हैं वो आपकी एजुकेटेड हैं. ओके, तो मतलब उसमें जो है उसके अलावा जितनी भी बची हुई हैं वो अभी भी इलिटरेट हैं. तो आप इस चीज़ों से आप पता लगा सकते हो दैट हाउ मच वी नीड टू डू. ओके, कितने कुछ हमें अभी आगे कहाँ तक जाना है. This low level of literacy has a severe influence not only on the lives of women but also on the lives of their families and the economic growth of their country. Of course, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी फिर क्या करती है, वो प्रमोट करती है शिक्षा की तरफ. तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अ वुमेन रन्स द फैमिली, और उनका एजुकेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एट several levels. Okay, numerous studies reveal that illiterate women have a high fertility and death rate. Of course, a poor nutritional conditions, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होती कि उनको कब क्या न्यूट्रिशन या क्या उनको vitamins लेने की ज़रूरत है. They are not at all aware. Limited economic ability and minimal autonomy within the home. Okay, कोई उनसे पूछता नहीं है, कोई उनकी मर्जी की बात नहीं करता, कोई उनको नहीं पूछता आपको कैसा लग रहा है, आप रेडी हो नहीं हो. जस्ट उनको करना पड़ता है इन द सेक ऑफ द फैमिली, एंड ऑल्सो दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो वो कुछ आपका अपना स्टेक भी नहीं ले पाती हैं कि उनको क्या करना है, उनको मतलब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें एक इशू बन जाती हैं. अ रीसेंट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, for example, discovered that infant mortality was inversely associated with the mother's educational degree. Furthermore, the country's economic progress may be hampered by a lack of an educated people. तो ये तो होता ही है, इसमें कोई अलग से तो बात है नहीं, है ना. ये तो हमें पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिस थिंग हैपन्स कि अगर एजुकेशन नहीं है तो हैम्पर होना ही है ग्रोथ, है ना. इंडिविजुअल की भी ग्रोथ हैम्पर होना है और कंट्री की भी ग्रोथ हैम्पर होना है. ओके, सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ वुमेन्स हेल्थ? तो अभी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ वुमेन्स हेल्थ आज के टर्म्स में बात करें तो क्या वुमेन हेल्थ की सिचुएशन अभी रन हो रही है. ओके, फर्स्ट इज ग्रोथ इन रिस्क ऑफ एनीमिया. सबसे ज़्यादा अनीमिया के केसेस होते हैं बिकॉज blood loss and all of that stuff occurs in the case of women because also they are menstruating throughout their lives. So ये anemia का उनको सबसे ज़्यादा issue होता है. The National Family Health Survey 5 data 2019-20 show an increase in anemia among adolescent girls by 5% when compared to NFHS 4. Okay, तो अगर देखा जाए तो 4, अगर आप NFHS 4 की बात करो तभी कम था, अभी हमारे पास ज़्यादा हो गया है, मतलब रिस्क बढ़ चुका है एनीमिया का. ठीक है, पोस्ट पेंडेमिक आउटकम्स ऑफ कोर्स दे वर वर्स्ट. तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं. द fallout of COVID has further worsened the dietary diversity, especially among women, adolescents and children. उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, या काफ़ी ऐसे सिचुएशंस में हमें रहना पड़ा, या फिर बहुत लोग ऐसी सिचुएशंस में रहे हैं दे वर नॉट हैविंग फूड टू ईट.
तो आप क्या ही बात करोगे और चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट, reduction in supply of nutrition services. The lockdowns also led to the loss of midday meals and interruptions in weekly iron folic acid supplementation and nutrition education in schools for adolescent girls, ठीक है। ड्यू टू लॉकडाउन, एंड जब ये लॉकडाउन खुला भी ना, तभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ था। आपको भी पता है कि हम जब लॉकडाउन ओपन भी हुआ था, बहुत टाइम तक तो हमें ही डर लगता था बाहर जाने में। हम भी बाहर से सामान लेके आ जाते, बट अभी भी वो प्रोसेस बना हुआ है दैट अभी भी ऑल्सो वी सैनिटाइज आवर हैंड्स, अभी भी यूज टू वॉश ऑल द वेजिटेबल्स, अभी भी यूज टू वॉश एवरीथिंग एंड सैनिटाइज ईच एंड एवरीथिंग। सो वो चीज, और लॉकडाउन में क्या हुआ, बहुत लोग बहुत टाइम बाद निकले हैं घर से, बहुत टाइम बाद लोगों ने ट्रैवल किया है। तो आप सोच सकते हो कि हर एक बंदे की वही थिंकिंग थी कि यार ऐसा ना हो मैं किसी के टच में आ जाऊं और मुझे कोविड हो जाए। ओके, बंदा वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें थी। तो इन वजह से भी जो है वो लॉजिस्टिक्स ने सफर किया, और लॉजिस्टिक्स में काफी चीजों पे मेडिकेशंस भी होते थे, तो उन्होंने भी सफर किया है, ठीक है। द नीड फॉर dietary diversity. Adolescence is the window of opportunity when practices of dietary diversity can be built to correct nutritional deficiencies and replenish the body with much needed nutrients, especially for girls. Micronutrient deficiencies. Currently, 80% of adolescents suffer hidden hunger due to micronutrient deficiencies. The trend is more prevalent in girls as they already suffer multiple न्यूट्रिशनल deprivations. तो ये देखो एक बहुत इशू बना हुआ है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कहीं पर अगर कमी हो जाती है ना, तो वो चीज आपका जो है वो घातक साबित हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज आपकी नहीं होनी चाहिए, बट हम ज्यादातर देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो ज्यादातर लोगों को किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी होती ही है। इधर दे विल हैव विटामिन ए डेफिशिएंसी, इधर दे विल हैव विटामिन ई डेफिशिएंसी, एंड राइट नाउ, मतलब आजकल तो नाउ डेज पीपल, the women especially are having vitamin D deficiency because they are not at all coming in across of sun due to tanning and all of that stuff. तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देन वुमेन हेल्थ स्कीम्स, क्या क्या हेल्थ स्कीम्स जो है वो वुमेन के लिए चल रही हैं, वो इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम, ये आपने सुना होगा। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2010 एंड implemented by Ministry of Women and Child Development. It is a conditional transfer scheme for both pregnant and lactating women of 19 years of age and above for first live births. This scheme provides conditions for safe delivery, child care, and good nutrition. Also, the scheme covers the wage loss suffered by these women during childbirth. तो चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे ज़्यादा इसमें काम किया गया, जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स थी, प्रेग्नेंट जो मदर्स हैं, तो उनके जो पहली लाइव बर्थ थी, ठीक है, उसमें जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उनको सेफ डिलीवरी, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उनके बच्चे को अच्छी केयर मिले, इस चीज़ पे ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री एंटीनाटल सर्विसेज एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट to pregnant women in their pregnancy period of 3 to 6 months living in underserved, semi-urban, poor and rural areas. On 9th of every month, checkups will take place at the medical centers, government and private hospitals, and private clinics. Free of cost tests will be include blood pressure, sugar level, weight, hemoglobin test, blood test and screening. तो काफी चीजों पे जो है वो टेस्ट हुए, टेस्ट मतलब किए जाते हैं, ठीक है। और ज्यादातर देखो, अगर आप देखो तो ये सेमी अर्बन पुअर एरियाज में ज्यादा इस अभियान का जो है वो ध्यान दिया गया है, और स्पेशली 3 to 6 मंथ्स में आप पे ज्यादा फोकस रखा जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के प्रोग्राम जो है वो रन हुए रूरल एरियाज में। नेक्स्ट, सैनिट ईज। Union Ministry of Youth Affairs and Sports had launched this scheme under its social development activity Swachhata Graha to promote women's health and hygiene. This scheme aimed to create awareness and provide logistics on sanitary napkins for women and girls, especially in rural and urban schools. So देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है सैनिटीज मतलब कुछ ना कुछ जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स पे ही होगा। तो सैनिटरी नैपकिन्स भी लोगों को पहले पता नहीं था, ठीक है। People were used to use clothes and all of that stuff which is not at all hygienic for them, and also it can create infection over their genital areas. तो जो है वो सैनिटाइज
लाइक सैनिटरी नैपकिन्स को लेके अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उनको चीप रेट्स पे प्रोवाइड करना जो है वो ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, जो गवर्नमेंट ने किया भी, ठीक है। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना, दिस इज 100% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोग्राम थ्रू NHM. The main objective of this scheme is to motivate all the BPL, SC, and ST pregnant women to deliver in health institutions, to reduce maternal and infant deaths. In this program, pregnant women of BPL, SC, and ST who deliver in health institutions in rural areas are provided by 700 rupees cash incentive. In urban it is 1600, and if they deliver through C-section in private institutions are provided rupees 1500. If the said category pregnant women deliver at their homes, they are also provided with rupees 500 cash incentive to meet their post delivery wage loss, ठीक है। तो देखो ये पूरी की पूरी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना. इन दिस incentives are given to the pregnant women, and the incentives differ from rural to urban, also if they are doing it C-section, also if they are performing it the delivery at home. तो ये सारी चीज़ों ने भी एक तरीके से काम सही से किया. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली हेल्थ. तो फैमिली हेल्थ में क्या आता है आपको पता है? फैमिली हेल्थ इज अ वेरी इजी थिंग, यू कैन से family is the group of biologically related persons living together and sharing द कॉमन किचन एंड पर्स. ये तो देखो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई. फैमिली हेल्थ इज द पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ more than the sum of personal health of individual unit of healthcare. Family health is a state of positive interaction between members which enable each members of the family to enjoy optimum physical, mental, social and spiritual well-being. हर तरीके का well-being, whether it is physical, mental, social, spiritual, हर तरीके का well-being well circumscribes family health. Okay, next. What are the functions of family? तो देखो ये सारी चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि फैमिली के बारे में बात आई तो आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगी कि इट इज नेसेसरी टू जस्ट स्टडी, ओनली स्टडी एंड जस्ट, आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत आप देख लो, ओवरव्यू ले लो. फंक्शंस ऑफ फैमिली, socialization of family members, economic stability, very easy, sexual needs, of course, as a couple is definitely marrying each other and they are going to fulfill their sexual needs in the future for their lifetimes. तो ये चीज भी एक important function होता है for family. केयर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर्स, हमें अपने ओल्ड एज जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, उनकी भी हमें केयर करनी है. दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ फैमिली. देन इमोशनल सपोर्ट फॉर मेंबर्स, ऑल्सो वेरी एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली. आपने देखा कि ड्यूरिंग कोविड सबसे ज्यादा जो है वो अगर हम स्टेबल रह पाए हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर फैमिली, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट आवर फैमिली गेव. और लोग जो अपनी फैमिली से दूर थे वो पूरी तरीके से टूट गए. दे वर डिप्रेस्ड, दे वर स्ट्रेस्ड अप, and they needed their family so much, they realized the value of family, that they even left their jobs after covid, और वो अपने फैमिली के साथ रहना ज्यादा प्रेफर आजकल कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. satisfy social, intellectual and emotional and psychological needs of members. Okay, ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे. ओके, नेक्स्ट. डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैमिली हेल्थ. आखिर क्या क्या चीजों से आप पता लगा सकते हो कि एक फैमिली की हेल्थ जो है वो सही राह पर है, ठीक है. फर्स्ट इज लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. अगर आपने देखा कोई अगर बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशंस में रह रहे हैं, खाने पीने को भी उनको मिल नहीं रहा है, पीने का पानी वहाँ पे गंदा आ रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो डायरिया या फिर वो इतने कोई ऐसे डिजीज से सफर करेंगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें भी आपको बताती हैं कि फैमिली हेल्थ कैसी होने वाली है. नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. अगर आप बीमार पड़े, आप इलाज अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी आपकी फैमिली की वजह से पता चलता है. फिजिकल एनवायरनमेंट, कैसा आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है. आपको एनवायरनमेंट अगर खुशनुमा है तो आप अच्छे रहोगे, हैप्पी रहोगे, पॉजिटिव रहोगे. अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आप स्ट्रेस्ड अप रहोगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, है ना. तो ये सारी चीजें हो जाती है. नेक्स्ट, हेल्थ प्रैक्टिसेस. ठीक है, किस तरह की प्रैक्टिस है. मान लो आपकी फैमिली में योगा, मेडिटेशन वगैरह बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, कुछ फैमिलीज में नहीं किया जाता, तो दोनों फैमिलीज में आप देखोगे कि डिफर होगा. मेडिटेशन योगा वाली फैमिली होंगी वो ज्यादा हैप्पियर होंगी, ज्यादा हेल्थियर होंगी, ठीक है. नेक्स्ट, स्कोप एंड कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली हेल्थ. क्या क्या स्कोप है और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. फर्स्ट इज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फैमिली. ब्रोकन होम्स, ड्रग अब्यूज, टीनेज प्रेगनेंसी, अनमैरिड मदर्स, डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन. ये सारे इश्यूज होते हैं, एक प्रॉब्लम जो है वो फैमिली फेस करती है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेफ मदरहुड, एडोलेसेंट हेल्थ, HIV एड्स, लीगल अबॉर्शन, फैमिली प्लानिंग,
ये एक बच्चे को जन्म लेने से लेके बच्चे को कंसीव करने से लेके सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है. दैट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फैमिली हेल्थ. नेक्स्ट इज चाइल्ड हेल्थ. चाइल्ड बियरिंग, मोर्टालिटी ऑफ चिल्ड्रन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, बेबी सिंड्रोम. इस चीज़ का भी खासम खास ध्यान रखना पड़ता है हमको, है ना. बच्चे की भी हेल्थ जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. जेंडर इश्यूज इन द फैमिली, फीमेल फेटिसाइड, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, है ना. तो एक जो है हमें इसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए. इफ दिस अकर्स, देन मेंटल हेल्थ, सिचुएशन ऑफ मेंटल हेल्थ, इट्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन. ये भी एक फैमिली का एक पार्ट होता है. अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा या फिर कोई भी आपकी फैमिली में ही और शी इज फीलिंग अलोन, आप जाओ उनसे बात करो. ट्राई टू मेक देम फील गुड. ट्राई टू मेक देयर मूड लाइट. कुछ अच्छा सा बनाओ, कुछ बाहर से चिल मारो. ये सारी चीजें करनी चाहिए बिकॉज लाइफ इज सो शॉर्ट. एंड लाइफ इज नो, मतलब इतना नहीं है कि आप बिल्कुल बिल्कुल रोए पड़े हो यार, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा यार. एवरी एवरीथिंग हैज अ टाइम एंड एवरी सिचुएशन हैज अ टाइम. अगर आप अभी कुछ अच्छी चीजें हैं तो डेफिनेटली वो बुरी होनी है. फिर कभी कोई बुरी चीजें चल रही है तो वो अच्छी भी होनी है आगे जाके, ठीक है. तो लेट इट बी, जस्ट एंजॉय लाइफ एट अ मोमेंट एंड डोंट लिव दिस मोमेंट फॉर ग्रांटेड. ओके. नेक्स्ट, एजिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, एक्टिव एजिंग. ये भी एक मेजर इशू होता है ना. तो दीज वर दी कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली हेल्थ. नेक्स्ट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि इस पे जो है वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेंशन सम ऑफ देम. तो ये चीज आपको देखना पड़ा, तो आपको समझना है कि वाइटल स्टैट्स होती क्या है. देखो, वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल. और स्टैट्स क्या होती हैं? कोई भी तरह की स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं वो, ठीक है. तो वो हम देखेंगे इसमें. अभी हेल्थ की केस में बात कर रहे हैं तो ज्यादातर जो है वो हम बर्थ रेट, डेथ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड IMR, MMR, इन्हीं स्टैट्स की बात करेंगे, ठीक है. Vital stats, also known as vital events or vital records, are an important source of demographic data. They explain statistically such events as births, death, marriage, divorce, etc. According to NB Ryder, they provide cumulative summaries for successive time periods of population, movements like birth, death, migration, marriage, and marital dissolution, as well as demographic and other relevant characteristics of the individuals involved in these events. ठीक है. तो देखो, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, मैरिज, इन सब चीज़ों में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको इंडिविजुअल के बारे में भी जानकारी जो है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है, ठीक है. बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ड्यू टू मास इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस, माइग्रेशन एक्सेट्रा इज नॉट डन. ठीक है. बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि किसी का इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना है, तो वो नहीं करा पाते हैं, ठीक है. स्पेशली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, दे आर इलिटरेट, ठीक है, और वो सोचते हैं कौन जाए कौन कराए, like this. However, in the majority of developing countries and in all developed countries, registration of vital events like birth, death, marriage, divorce, migration, etc. is a very compulsory process. Next, importance. देखो, इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा आपको पता ही होगा क्या क्या है इसकी इम्पोर्टेंस वाइटल स्टैट्स की फॉर द इंडिविजुअल. Vital stats are of much use for an individual. A birth certificate issued by registering authority is an important document which records the date, time, place, and parentage of person. It establishes his identity as a citizen of the country. Then legal use. Vital stats are legally very useful. Certificates related to birth, death, marriage, divorce, etc. have legal importance. For instance, a death certificate is an important legal document for the settlement of property of the deceased person, the claim of his or her insurance policy, etc. तो ये आपने देखा कि वाइटल स्टैट्स जो है इन सारी चीज़ों के लिए भी काम में आती हैं कि आपको अगर डॉक्यूमेंट्स कहीं पे सबमिट करने हैं तो वो आपके पास लीगल यूज़ की तरह आपको एक तरीके का जो है वो आपका अथॉरिटी देती हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऑथेंटिकेशन रहता है कि यस आपका बर्थ इस दिन हुआ या फिर आपको मैरिज इस दिन हुआ, है ना, इस टाइप से. Then health and family planning program. Vital stats relating to birth and deaths can be used in health and family program of the government. The causes of death and the mortality rates of different categories helps in assessing the health condition of the people. Of course, जब आपको वाइटल स्टैट्स आपके सामने होंगे, अगर आपके सामने सही डेटा होगा तो आप पता लगा पाओगे ना कि क्या कहाँ पे हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा जो है वो डेथ्स हो रही हैं या फिर कहाँ पे ज़्यादा बर्थ्स हो रही हैं. जब आपको एक्यूरेट डेटा रहेगा तो आप स्टेप्स भी सही लोगे, है ना. नेक्स्ट, study of social conditions. Vital stats like birth and death rates, divorce rate, widow remarriage, widowhood throw light on the social conditions as the society
as also its customs and traditions, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि हाँ क्या क्या कंडीशन है, कितनी जो है वो डाइवोर्स रेट हो रहे हैं, कितनी विडो मैरिज हो रही है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोसाइटी। नेक्स्ट, for administrators and planners, data provided by vital stats relating to trend and growth of population in the various age groups and on the whole help planners and administrators to plan and formulate policies for public health, education, housing, transport and communications, food supplies, etc. तो सभी के लिए जरूरी होती हैं vital statistics for the nation also. Vital stats are of much importance for the nation. They help in analyzing the population trends at any given point of time. They try to fill the gap between the two censuses. They relate to the composition, size, distribution and growth of population, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई आपकी। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट वाइटल स्टैट्स। क्या क्या वाइटल स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट हम लोग वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज CBR, क्रूड बर्थ रेट। देखो सिंपल सा कुछ नहीं है, ये बस आपको कितने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, आपके 1000 लोगों के ऊपर, ठीक है, मतलब पूरी नहीं, पूरी टोटल पॉपुलेशन के ऊपर कितने लोगों ने आपका जन्म लिया है, लाइव बर्थ हुई है, वो होता है आपका बर्थ रेट, ठीक है। अभी कितना चल रहा है, 17.163 चल रहा है, मतलब 1000 लोगों पे इतने लोगों का एक्टिव बर्थ चल रहा है, ठीक है, जो कि डिक्लाइन था 1.23 से 2021 में, ठीक है। नाउ डेथ रेट वो भी सेम है, नंबर ऑफ डेथ्स ओवर अ गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय द पर्संस लिव्ड हियर by the population over that period. It is expressed in the number of deaths per thousand population, ठीक है। Death rate of India fell gradually from 16.6 per thousand people in 1972 to 9.4 per thousand people in 2021. तो 16.6 था 1972 में, अब हम लोग 9.4 पे आ रहे हैं, ठीक है। It's a good number if we compare to 1972 number. Then IMR, the infant mortality rate is the number of infant deaths for every 1000 live births. 1000 births पे कितनी ज़्यादा infant की death हुई है वो होता है IMR. The current IMR is 27.695, ठीक है, ये भी डिक्लाइन हुआ है, 3.74% डिक्लाइन हुआ है from 2021, ठीक है। नेक्स्ट, MMR defined as the number of maternal deaths per 1 lakh live births. Due to India is on the verge of achieving national health policy NHP target of 100 lakh live births by 2020 and certainly on track to achieve the SDG target of 70 per lakh live births by 2030. India's MMR is 113 right now. कितनी मतलब maternal deaths हुई हैं उसके ऊपर MMR होता है, ठीक है, 1 लाख बर्ड्स पे। तो अभी जो है MMR 113 चल रहा है, ठीक है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट तो आपको पता ही है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। TFR इज दी births per women in reproductive age is 2 as per the latest data. अभी जो है वो 2 पे हम लोग आ गए हैं। Bihar has reported the highest TFR 3, while Delhi, Tamil Nadu and West Bengal have reported the lowest TFR 1.4. अब दिल्ली जैसे cities में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में people are not at all having children. तो ऑफ कोर्स उनकी फर्टिलिटी भी जो है वो ग्रेजुअली फिर कम होती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर of the average time an organism is expressed to be based on the year of its birth, current age, and other demographic factors like sex. India's life expectancy is 2022 is 70.19, मतलब 70 years के लिए जो है वो कोई बंदा जी सकता है इंडिया में। अगर आपको तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी हो सकती है, ओके। सो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा पॉपुलेशन के बारे में, हमने वुमेन हेल्थ देखा, फिर हमने उसके बाद देखा फैमिली हेल्थ के बारे में हमने देखा, देन वी लर्नड अबाउट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो अब नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके आगे का टॉपिक है वो देखेंगे हम लोग, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर and till then study well. Jai Hind, Jai Bharat.